हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। वह टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। यह पॉलिटी सेक्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम दो पार्ट के अंतर्गत, हमारा जो संवैधानिक विकास है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के तहत 1773 से 1858 तक, और दूसरा जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम के अंतर्गत। यानी हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। यानी इसीलिए इसे हम ताज का शासन भी कहते हैं। हालांकि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानेंगे। और यह टॉपिक हम दो सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हैं। इसको हम पॉलिटी में तो पढ़ ही रहे हैं, इसको हम इतिहास में भी देखेंगे। इसका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर पारित किया गया था, और उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे 15 वर्षों के लिए एक चार्टर के द्वारा मिली थी, अनुमति प्राप्त की गई थी कि वह भारत में आके व्यापार कर सके। और यह व्यापारिक कंपनी भारत में व्यापार को बदल दिया प्रशासनिक क्षेत्र में। यह धीरे धीरे व्यापार करती रही, और यहाँ पे जो भी व्यापार से उसे धन प्राप्त होता था, वह उसे इंग्लैंड में जाके उससे दुगना प्रॉफिट कमाती थी। और इसने व्यापार को धीरे धीरे प्रशासनिक क्षेत्र में बदल दिया, और यह हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करने में लग जाते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं, इसमें जो पहला टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत जो पहला एक्ट है वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा, या इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें बंगाल में एक गवर्नर होते थे, अब उनको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी अब उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और ऐसे गवर्नर जनरल, यानी वह प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। हमारे यहाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसमें जो नेक्स्ट दूसरा जो इसकी दूसरी विशेषताएं हैं, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस तरह से 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और कंपनी के कर्मचारियों को, यानी कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत लेना, ये सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, उन्हें निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हुआ। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ? दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। डायरेक्टर्स
यानी व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर के मतलब राजनीतिक मामलों के लिए। यानी इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए किया गया और दूसरा कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। इसमें थर्ड टॉपिक है या थर्ड चार्टर अधिनियम है 1813 ईस्वी का। इस चार्टर के द्वारा या इस चार्टर की क्या क्या विशेषताएं हैं? कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए, कंपनी का जो अधिकार था उस अधिकार में वृद्धि की गई, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और क्या हुआ 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा? कंपनी के भारत के साथ, यानी कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार होता था उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किंतु चीन के साथ चाय का व्यापार, यानी चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था वो अब भी जारी था। यानी इसको हम फिर से देखेंगे, कंपनी के साथ जो भारत का जो व्यापार होता था, भारत के साथ व्यापार को जो उसका एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ चाय का व्यापार जारी रहा। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अभी तक क्या था, अभी तक क्या था यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाता था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है? 1873 का था, अब 1833 में क्या कर दिया गया है? बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको, यानी उनका नाम बदल कर अब क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के भारत, यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और व्यापारिक अधिकार, जो अभी तक व्यापारिक अधिकार था अब उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यानी जो अभी चीन के साथ चाय का व्यापार जारी था, अब ये कंपनी के सारे अधिकार, यानी जो व्यापारिक अधिकार थे उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए, यानी जो सिविल सेवक आज जो हम लोग यूपीपीसीएस यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उसमें यानी सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का एक प्रयास किया गया, मात्र प्रयास हुआ था, हालांकि ये सफल नहीं हुआ, एक प्रयास किया गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की प्रयास किया गया, आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में यहाँ पे अभी तक जो हम देख रहे हैं 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता थी, इसका जो आयोजन शुरू करने का जो प्रयास किया गया था, अब ये प्रयास हो गया शुभारंभ, यानी इसका शुभारंभ किया गया। खुली प्रतियोगिता आयोजन करने का शुभारंभ किस चार्टर अधिनियम में हुआ? 1853 में। और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, यानी मैकाले के द्वारा एक समिति की नियुक्ति की गई। किस किस ईयर में? 1854 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जितने भी पारित अधिनियम हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम को ही हम ताज का शासन भी कहते हैं। ताज का शासन, यानी उस समय जो महारानी एलिजाबेथ थी
जो क्राउन था उस उनके द्वारा जो भी अधिनियम पारित किए गए हैं उसे ही हम ताज का शासन कहते हैं। इसमें पहला अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं? जो भारत का शासन अभी कंपनी के हाथों में थी, अब वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। यानी अब कंपनी का पूरा अधिकार चला गया है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। अब डायरेक्ट यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया है। अब इसकी नेक्स्ट विशेषताएं हैं, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। यानी इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता ये है कि भारतीय मामलों पर अभी तक जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नियंत्रण प्राप्त किया जाता था, अब ये सीधा चला गया है ब्रिटिश संसद के हाथों में। और जो मुगल सम्राट का पद था, अब इसे समाप्त कर दिया गया। यानी अभी तक जैसे औरंगजेब हो गए, हुमायूं, बाबर जो भी थे, अब मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यानी मुगल सम्राट का पद हटा दिया गया। और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और ये स्टार्ट कब हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ था, दोहरे शासन का। जो पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इसको समाप्त कर दिया गया। किसमें? जब भारत शासन अधिनियम 1858 का आया, यानी जब क्राउन के हाथों में आ गया तो ये दोनों पद को समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, यानी अब गवर्नर जनरल का नाम भी बदल दिया गया और यहाँ पे क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और ऐसे पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। यानी भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और यह अंतिम गवर्नर जनरल हुए, यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1861। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी जो गवर्नर जनरल थे, इन्हें पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह है। और आज हमारे यहाँ अध्यादेश कौन जारी करता है? प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति व राज्य में राज्यपाल के द्वारा। राज्यों में राज्यपाल के द्वारा तो संसद में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जब दोनों सदन अथवा दोनों सदनों में से कोई एक सत्र में ना हो, तब अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसकी शुरुआत, अध्यादेश जारी करने की शुरुआत कब हुई? 1861 में, जो कि आज भी अध्यादेश जारी किया जाता है, या यह नियम अभी भी लागू है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की, यानी जो कानून बनाया जाता था, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। यानी जो भारतीय प्रतिनिधि होते थे, जब कानून बनता था तो इसमें इन भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। यानी अभी तक, इसके पहले जब कोई भी कानून बनता था तो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने से मना किया गया, यानी शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन अब शुरुआत हुई 1861 ईस्वी में, जो भारत परिषद अधिनियम आया। नेक्स्ट है इसमें 1892 के अधिनियम। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। सॉरी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। किसमें? 1892 के अधिनियम में।
राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। यानी अभी तक राजस्व व्यय या बजट पर बहस करने की शक्ति नहीं दी गई थी, अब यहाँ पे कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी शक्ति मिली। नेक्स्ट है इसमें 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 19